नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां सबसे पहले बात करेंगे मुलायम सिंह यादव के कुनबे की, जहां अफरा तफरी मची हुई है। चाचा बनाम भतीजे की जंग के चर्चे सियासी गलियारों में जमकर हो रहे हैं। ना तो अखिलेश पीछे हटने को तैयार हैं और न ही चाचा शिवपाल शांत होने के मूड में हैं। दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। फर्रुखाबाद में निजी कार्यक्रम में पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव से जब मीडिया ने अखिलेश के ताजा बयान को लेकर सवाल किया तो उन्होंने अखिलेश पर चुभने वाला पलटवार किया और कह दिया कि अगर अखिलेश को इतनी जल्दी है तो पहले हमें पार्टी से निकाल दें। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने यूपी में तीसरे मोर्चे की तैयारी के संकेत भी दिए। बेशक शिवपाल यादव ने साफ साफ कुछ ना कहा हो, लेकिन इशारों इशारों में इतना जरूर कह दिया कि आजम खां के जेल से छूटने के बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा, जिससे माना जा रहा है कि यादव मुस्लिम समीकरण के साथ नया मोर्चा बनाने की प्लानिंग है, जिसके लिए शिवपाल गुट और आजम कुनबा तैयारी में जुटे हैं। क्या कुछ कहा है शिवपाल यादव ने, वो भी अब आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, इस पे तो मैं बोल चुका हूँ। जो उन्होंने बयान दिया है गैर जिम्मेदाराना जी और नादानी का बयान दिया है। अगर वो बीजेपी मुझे भेजना चाहते हैं तो बहुत शीघ्र वो हमें पहले समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल कर समय आ जाएगा और जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे, देखिए बहुत जल्दी जैसे ही कुछ समय आएगा तो हम सब आपको बता देंगे। अखिलेश का पंगा इन दिनों सिर्फ चाचा से ही नहीं है, बल्कि बुआ से भी जंग जारी है। मायावती पर अखिलेश के ताजा बयान से यूपी की सियासत गरमाई हुई है, जहां अखिलेश मायावती पर हमले के साथ ही नसीहत भी दे रहे हैं। तो मायावती ने अखिलेश को यहां फेलियर मानते हुए हिदायत तक दे दी है। मायावती को पीएम बनाने वाले अखिलेश के बयान पर बसपा प्रमुख ने ट्वीट कर पलटवार किया है। क्या ट्वीट में लिखा है ये आप देख लीजिए। मायावती ने कहा कि जो सपा मुखिया कई दलों के साथ गठबंधन के बाद भी सीएम नहीं बन पाए, वो भला दूसरों के पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। मायावती यही नहीं रुकी। 2019 लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि सपा की सिर्फ 5 सीटें आई थी, आखिर वो उन्हें कैसे पीएम बना पाते। मायावती का हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने ट्वीट कर ये तक कह दिया कि चाहे सीएम या पीएम ना बन पाए, लेकिन अब प्रदेश में सपा के सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आपने मायावती के तल्ख अंदाज में हमले तो देखे, लेकिन आपका ये भी समझना जरूरी है कि आखिर मायावती क्यों खफा हैं। अखिलेश के किस बयान से उन्हें लगातार आक्रामक हमला बोलना पड़ा, तो अखिलेश का वो बयान भी अब आपके सामने रखना जरूरी है, जिसके बाद मायावती का ये पलटवार आया। जो उन्हें सम्मान हक मिलना चाहिए था, शायद भारतीय जनता पार्टी उस हक और सम्मान को छीन रही है। ये भी बहुजन समाज पार्टी को याद रखना चाहिए। खुशी है इस बात की, और मैं तो चाहता भी था, पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। अखिलेश और मायावती की जुबानी जंग पर इन दिनों सियासत गर्म है। हालांकि इस खींचतान पर जब बसपा सांसद मलूक नागर से बात की गई तो ज्यादा बोलने से वे बचे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने दोनों नेताओं को आड़े हाथों लिया। और से बसपा सांसद मलूक नागर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और अखिलेश यादव के बीच में, दोनों के बीच में ट्विटर पे वार चल रहा है। क्या कहेंगे उनके बयानों को? आपने पढ़ा होगा जिस तरीके से बयान निकल के आ रहे हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही कहूँगा कि दोनों बड़े नेता हैं और दोनों को जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान दिए हैं, फिर मेरी आगे कोई हैसियत नहीं बच पाती कि मैं दोनों के बयान आने के बाद कुछ बोलूँ। मायावती ने कहा मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। बसपा क्या लगेगी इस पे बनाने के लिए? देखिए, राजनीति में हमेशा संभावनाओं का खेल है और संभावना कहाँ कैसे हो सकती है इसके बारे में कुछ भी सोचा जा सकता है, पर मेरे वरिष्ठ नेता हैं तो उनका बयान के बाद मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि अपनी कोई टिप्पणी कर सकूँ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बसपा के सांसद मलूक नागर, जिनका कहना है कि मायावती और अखिलेश के बयान के बाद उनकी हैसियत नहीं बचती कि वे कोई टिप्पणी करे। राजनीति में संभावना है और संभावना का ही सारा खेल है। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।
तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ भाजपा के सांसद किस तरह से इस बात पर पलटवार कर रहे हैं या क्या कुछ उनका कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता जी। सर, अगर बात करें तो अखिलेश यादव मायावती के बीच में लड़ाई चल रही है। अखिलेश यादव मायावती को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, मायावती कहती है मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, और कह रहे हैं कि अखिलेश जब लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए तो हमको क्या प्रधानमंत्री बनवा पाएंगे। हम देखिए, ये बुआ बबुआ और बुआ बबुआ को प्रदेश की जनता ने समर्थन नहीं दिया। उसका खीज, जिसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो वही हाल है बुआ बबुआ का। ये अपना चुनाव में इनको समर्थन नहीं मिला, जनता ने इनको नकार दिया, इनको लूटने खसोटने का मौका नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया और इस तरीके से वो लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश और मायावती बयानबाजी कर रहे हैं उनसे दोनों का दिमाग से संतुलन खो गया है। के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और देखना होगा अब ये वार पलटवार कहां जाकर थमता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी समेत देश भर में लाउडस्पीकर पर विवाद के बीच ईद से पहले आज अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई, तो उत्तर प्रदेश में ये त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हालांकि सहारनपुर से कई तरह की खबरें सामने आई, जिसमें हंगामा, नाराजगी और नारेबाजी भी देखने को मिली। खासतौर पर शहर की जामा मस्जिद के बाहर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां नमाजियों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जमकर नारेबाजी की गई। अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर के जोर शोर से नारे लगाए गए। भीड़ बेकाबू होता देख प्रशासन ने हालात संभाल लिए, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कभी भी बिगड़ सकते थे। सभी लोगों को मैं रमज़ान के अलविदा जुमे की मुबारकबाद देता हूँ। खुदा के फजल व करम से आज जामे मस्जिद में नमाज जुमा बड़े सुकून के साथ अदा की गई और उसके बाद नमाज के बाद लोग बाहर निकल रहे थे, नारेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद उन लोगों को समझा बुझाकर उनको भेज दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन का निज़ाम अच्छा रहा। आज सहारनपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न की जा चुकी थी। उसके बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग लौट रहे थे तो कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिस पर कुछ कम उम्र के लड़के हल्ला करते हुए चले गए। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मैं और सभी प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। तो स्थिति काफी गंभीर बन गई थी, लेकिन प्रशासन ने सूझबूझ से इस पर काबू पा लिया और किसी तरह से इस पूरे हंगामे को शांत कराया। और इसमें पुलिस प्रशासन ने यहां कई धर्मगुरुओं की भी मदद ली और एक एक कर लोगों को समझाया, जिसके बाद यह हंगामा किसी तरह शांत हुआ। दरअसल सहारनपुर में इस हंगामे की कई वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन सच ये है कि सुबह से ही वहां नाराजगी सामने आ रही थी। इसकी वजह आप 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं, क्योंकि सड़क पर नमाज पढ़ने की परंपरा टूटने की वजह से नाराजगी बताई जा रही है। पहले मस्जिद में 500 मीटर के दायरे में सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन इस बार ना तो लाउडस्पीकर का शोर, ना ही सड़क पर नमाज पढ़े जाने के शासन के आदेश थे, जिस पर सवाल तो खड़े हुए ही। वहीं जब जबरदस्ती सड़क पर नमाज पढ़नी चाहिए तो प्रशासन ने फौरन मौके पर रोक दिया। और आप आखिरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परिणाम इसका क्या रहा, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ, नारेबाजी की गई। हालांकि वक्त रहते यहां स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया गया। सहारनपुर के अलावा अलीगढ़ में भी अच्छी तस्वीरें देखने को नहीं मिली। अलीगढ़ में ऊपरकोट इलाके में सड़क पर नमाज अदा की गई। कोतवाली के बाहर और जामा मस्जिद के बीच से होकर जाने वाली इस सड़क पर सैकड़ों नमाजियों ने अलविदा की नमाज पढ़ी। बता दें कि सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया था और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भी अपील की थी कि सड़कों पर नमाज अदा ना की जाए, लेकिन अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके में इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि ना तो आदेश का असर दिखा और ना ही अपील की सुध ली गई।
पूरे अलीगढ़ शहर में कहीं भी ट्रैफिक में या किसी भी जगह किसी प्रकार की कठिनाई अलविदा की नमाज के कारण नहीं हुई। फिर भी यदि किसी जगह पर कुछ लोग यदि अचानक दुकानदार या अन्य लोग किसी कारण से आ गए होंगे तो इस चीज़ की हम जांच करवा लेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 31,000 से ज्यादा जगहों पर अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हुई। शासन के आदेश का असर ये हुआ कि 1-2 जगह छोड़कर कहीं भी सड़क पर नमाज पढ़ने की खबर सामने नहीं आई। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में जहां ऐशबाग ईदगाह में मौलाना खालिद रशीद करंगी महली ने नमाज अता कराई, वहीं नोएडा में भी पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से शांतिपूर्ण नमाज हुई। उधर गोरखपुर में भी जामा मस्जिद समेत तमाम मस्जिदों में शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई। बात करें वाराणसी की तो यहां भी सब कुछ शांत रहा। उधर प्रयागराज में पहली बार नमाज सिर्फ मस्जिदों में ही हुई, कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। कानपुर में भी सालों से चली आ रही सड़क पर नमाज की परंपरा कहीं भी देखने को नहीं मिली। संगम नगरी प्रयागराज में नमाज के वक्त भीड़ दिखी, लेकिन कहीं भी मस्जिद के बाहर यानी सड़क पर नमाज अदा नहीं की गई। यहां धर्मगुरुओं की अपील का जबरदस्त असर देखने को मिला। रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमे की नमाज आज संगम नगरी प्रयागराज की तमाम मस्जिदों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। इस मौके पर मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी गई। ये पहला मौका था जब प्रयागराज में सड़कों पर नमाज नहीं अदा की गई। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों में नमाज अदा की। इसे लेकर जो प्रयागराज शहर के धर्मगुरु थे उन्होंने खास एडवाइजरी जारी की थी। मस्जिदों के संचालकों और मुतवल्लियों को ये सख्त हिदायत दी गई थी कि किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज ना अदा की जाए, नमाज सिर्फ मस्जिदों में ही हो। देख सकते हैं कि जुमे की नमाज खत्म हो गई है। नमाज खत्म होने के बाद अब जो अकीदतमंद हैं, जो नमाजी हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और नमाजियों के ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है और एक खास पैगाम संगम नगरी प्रयागराज से यहाँ पर दिया गया। तो सड़कों पर नमाज नहीं अदा हुई और पहली बार ऐसा हुआ है जब अलविदा जुमे की नमाज प्रयागराज में सड़कों पर नहीं हुई, सिर्फ मस्जिदों में नमाज अदा की गई और लोगों ने मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी और गंगा जमुनी तहजीब का संदेश दिया। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। प्रयागराज के बाद कानपुर की बात करते हैं। कानपुर में भी शांतिप्रिय ढंग से नमाज खत्म हुई। यतीम खाना में यहाँ हर बार भीड़ रहती है, सड़क पर नमाज अता की जाती है। इस बार ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली। देखिए संवाददाता रतीश त्रिवेदी की ये रिपोर्ट। रमज़ान के पाक महीने में आज आखिरी जुमा की नमाज अदा की जा रही है और आपको तस्वीरें दिखाएं। कानपुर के यतीम खाना में हम मौजूद हैं और यहाँ पर इस मुकद्दस मौके पर लोग जुटे हुए हैं। यतीम खाना के अंदर इसमें नमाज अदा की जा रही है और जो शासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों का पालन करते हुए नमाज की प्रक्रिया को अदा किया जा रहा है। आपको तस्वीर दिखाएं। अगर पिछले वर्षों की बात की जाए तो जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से लेकर के और आगे तक जो ट्रैफिक मूवमेंट आप देख रहे हैं, इस ट्रैफिक मूवमेंट को रोक दिया जाता था और लोग सड़क पर नमाज को अदा करते थे। लेकिन आज जिस तरीके से शासन के निर्देश थे उनका पालन कराया जा रहा है। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, लोग दिख रहे हैं। पुलिस ने अपने इंतज़ाम काफ़ी ज़्यादा कर रखे हैं, व्यापक इंतज़ाम है और लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। उनसे संवाद किया गया है, उनसे समन्वय बना करके पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे कर रही है और लोग आज आखिरी जुमा की नमाज अदा कर रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। लखनऊ में अलविदा नमाज के साथ ही एक अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली। यहाँ बड़े इमामबाड़े में शिया उल्मा की सरपरस्ती में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ था। दूसरे देशों में अल्पसंख्यक शिया समुदाय के कत्ले आम को लेकर नाराजगी जताई गई। यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी विरोध जताया गया। हम आपको अब यूपी की अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे और सदर से विधायक अब्बास अंसारी भी शाही मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। मुजफ्फरनगर में सभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मस्जिद और मदरसों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज खत्म हुई। मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन की सतर्कता के बीच शांतिपूर्ण नमाज हुई। बिजनौर, गाजीपुर, श्रावस्ती में भी ये त्योहार शांति व्यवस्था के बीच खत्म हुआ।
अलविदा की नमाज बिना लाउडस्पीकर के शांतिपूर्ण खत्म हो चुकी है, लेकिन लाउडस्पीकर पर योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। लगातार सूबे की योगी सरकार का ऑपरेशन लाउडस्पीकर जारी है। अब तक 40,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। अवस्थी जी, लाउड स्पीकर को लेकर भी जो तैयारियां आप लोगों की हैं कि जो धार्मिक स्थल हैं उससे ज़्यादा बाहर आवाज़ न जाए, तो उतरने शुरू हो गए हैं और ये पूरे यूपी में जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। कुछ जगहों पे नहीं उतरे हैं, कुछ नोटिसेज भेजी गई हैं, तो ये पूरा क्या है? देखिए, लाउड स्पीकर को हटाने का निर्देश आज से नहीं, बहुत पहले से माननीय न्यायालयों का है, शासन के भी आदेश हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले जो वीसी हुई थी उसमें सभी हमारे अधिकारियों को ये बताया, निर्देश दिया कि सभी धर्मगुरुओं से इस संदर्भ में वार्ता करें। जो ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, इसमें सबका सहयोग लें। और मुझे बताने में खुशी है कि लगभग 50,000 से अधिक लाउडस्पीकर्स के वॉल्यूम कम हुए हैं। 20,000 से ज़्यादा लाउडस्पीकर जो है अब लगभग उतार लिए गए हैं और निरंतर ये प्रक्रिया शुरू है। गृह विभाग से जो है सभी अधिकारियों को, फील्ड को कहा गया है कि वो एक सर्टिफिकेट 30 तारीख यानी कल तक देंगे कि सभी जगह लाउडस्पीकर उतर गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सहारनपुर से, जहां एटीएस की टीम ने देवबंद दारुल उलूम के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। इस छात्र के पास से एटीएस की टीम को बांग्लादेशी पासपोर्ट, करेंसी समेत कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि इस आरोपी छात्र तलहा के मोबाइल से कई जिहादी वीडियो भी मिले हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी साजिश मानी जा रही है। अब एटीएस आगे की पूछताछ के लिए इस छात्र को रिमांड पर जल्द ही ले सकती है। आपको बता दें कि अब देवबंद दारुल उलूम के अंदर नए छात्रों के एडमिशन को लेकर सख्ती कर दी गई है, जिसके तहत छात्रों को करेक्टर सर्टिफिकेट भी देना होगा। साथ ही यहां डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी खुफिया विभाग जांच करेगा। उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा अवैध बांग्लादेशी एवं म्यांमार से आए हुए ऐसे लोग जो कि अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं, उसके विरुद्ध एक विशेष अभियान डीजीपी यूपी के निर्देश पे चला रखा है। उसके तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो कि लगभग 25 वर्ष का है और जिसका नाम तलहा तालुकदार उर्फ फारूक है, इसे गिरफ्तार किया गया है, जो कि 2017 से देवबंद इलाके में रह रहा था। इसके ऊपर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। विस्तृत पूछताछ विभिन्न एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। इससे जो भी तथ्य उभर के आएंगे उसको हम लोग प्रेस के साथ शेयर करेंगे। वर्तमान में इसके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट तथा अवैध और गलत तरीके से बनाए गए भारतीय दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड आदि बरामद किए गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश की, जिसके बाद सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले मंडलों के दौरे पर हैं। इसी सिलसिले में आज वाराणसी मंडल के प्रभारी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने अफसर के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचाना ही हमारा मकसद है। पाठक जी यहाँ पर बैठक ले चुके हैं। क्या क्या बैठक, विभागीय बैठक, उसके साथ संगठन की भी बैठक, क्या क्या नहीं? देखिए, वाराणसी मंडल का चतुर्मुखी विकास हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं जो भेजी हैं गरीब कल्याण के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो गरीब कल्याण की उनको नीचे तक पहुंचाना हमारा धर्म है। उसके लिए हम सब कार्यकर्ता मिलकर के काम कर रहे हैं। मंत्री के आदेश के बाद आज मंडल में कई जगहों पर जो प्रभारी हैं सभी लोग पहुंचे, आप भी यहाँ पर आए, तो ऐसी कौन सी मुख्य चीज़ें रही जो आज के दिन और आज की बैठक में था? हमने बताया केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू करा। आपको याद होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में शामली जिले में भाजपा का खाता नहीं खुला था। 3 में से 1 सीट भाजपा नहीं जीत पाई थी, जिसके बाद अब प्रदेश में बिजली संकट को लेकर लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। बिजली कटौती को लेकर यहां के लोगों का मानना है कि जनपद में भाजपा का सफाया होने की वजह से यहां पर बिजली कटौती की जा रही है। उधर विधायक प्रसन्न चौधरी का भी साफ तौर पर ये मानना है कि कहीं ना कहीं शामली जनपद के साथ बिजली की सप्लाई को लेकर सरकार भेदभाव कर रही है। सौतेला व्यवहार शामली के साथ है, मैं कई जगह देख भी रहा हूँ, और इसका ये बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि अब की बार शामली ज़िले से बीजेपी का सफाया हो गया
ये सरकार झूठ बोलने में कमी नहीं छोड़ती। जैसे अभी इन्होंने घोषणा भी की थी कि भाई हम बिजली के बिल आधे करेंगे, लेकिन ये बिजली के बिल तो आधे कर रहे हैं, ऊपर से पावर बढ़ा रहे हैं यानी कि किसान को फिर भी वही देना पड़ेगा।